हाय हेलो 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 कैसे हैं ये होता है इक्को। हम लोग जब साउंड बात करेंगे तो इक्को की बात करेंगे। हेलो 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 सुना होगा आपने ऑर्केस्ट्रा में, वो भी हम चर्चा करेंगे। आज हम लोग बात करें सेकेंड चैप्टर में, लास्ट अंतिम जो पैदान था उसमें कुछ डिस्कस करना रह गया था। वो क्या था? इंपोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू ट्रू सॉल्यूशन। इंपोर्टेंट ट्रू सॉल्यूशन। कुछ टर्म की बात करते हैं। सबसे पहला टर्म डाइल्यूटेशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? डाइल्यूट मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें स्मॉल अमाउंट में सॉल्यूट हो, ज्यादा सॉल्वेंट हो। डाइल्यूट। डाइल्यूट में क्या पढ़ा हमने, क्या समझा? कॉपी पेन निकालो, प्लीज राइट डाउन, लिखिए। हिंदी वाले लिखिए, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा कम हो, सॉल्वेंट की मात्रा अधिक हो, वो डाइल्यूट कहलाता है। तनु, हिंदी में इसको तनु कहते हैं। तनु तनु। इंग्लिश वाले लिखेंगे द सॉल्यूशन हैविंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? सेकेंड होता है कंसंट्रेटेड। इसको कहते हैं सांद्र। तनु सांद्र। कंसंट्रेटेड ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की परसेंटेज ज्यादा हो, मात्रा अधिक हो। अ सॉल्यूशन हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्वेंट। ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा विलयन जिसमें अधिक मात्रा में सॉल्यूट पार्टिकल विलेय हो, उसको हम लोग कहते हैं कंसंट्रेटेड। थर्ड नंबर पे आता है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड इसको कहते हैं संतृप्त। संतृप्त, पूरा संतुष्टि मिल गया। दैट मीन्स द सॉल्यूशन इन विच more solute cannot be dissolved. How much their capacity, it is full. ऐसा विलयन जिसमें, इसको संतृप्त को कहते हैं, ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलेय नहीं घोला जा सकता, वो कहलाता है सैचुरेट, संतृप्त हो गया। नेक्स्ट होता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड, असंतृप्त। असंतृप्त ऐसा जिसमें और अधिक सॉल्यूट हम घोल सकते हैं। द सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट शुड बी डिसॉल्व। ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलेय को घुलाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो आपको भूख लगी है, दो रोटी मिल गया, संतृप्त हो गए, संतुष्ट हो गए। लेकिन भूख लगी है 3 रोटी का, मिला 1 रोटी, तो भैया असंतृप्त हो गए। तो ये टाइप हुआ विलयन का, सॉल्यूशन का। नेक्स्ट आता है सोल्युबिलिटी। ये सब टर्म हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग किसी भी सॉल्यूशन का हमें पता चलेगा। सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी इसको कहते हैं, सोल्युबिलिटी को क्या बोलेंगे हिंदी में, कि कितना घुला सकता है, घुलाने की क्षमता।
हाउ मच सोल्यूट अ सॉल्वेंट शुड बी डिजॉल्व इन इट, और ये 100 सॉरी ये 100 ग्राम में लेते हैं। एक 100 ग्राम में 100 ग्राम में, यानी कि सॉल्वेंट अगर 100 ग्राम है तो उसमें कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता, वो कहलाता है सॉल्युबिलिटी। वो क्या कहलाता है? सॉल्युबिलिटी। यानी किसी भी सोल्यूबल के सॉल्वेंट यानी विलायक के 100 ग्राम में कितना सोल्यूट आएगा, वो कहलाएगा हमारा सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट आता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। Concentration of solution. Concentration, that means the amount of solute dissolved in solution. The amount of solute, how much solute are dissolved in given solution is called concentration. Concentration बढ़ेगा भी घटेगा भी। जब हम गर्म करेंगे तो कंसंट्रेशन जो है ना, सोलेबिलिटी बढ़ेगा भी घटेगा भी। किसी भी सॉल्वेंट का जब हम गर्म करते हैं तो उसकी सोलेबिलिटी बढ़ जाती है, ठंडा होगा तो सोलेबिलिटी कम होगा, घुलाने की क्षमता बड़ी ज्यादा हो जाएगी। तो ये कंसंट्रेशन, हाउ मच कंसंट्रेशन में होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन मास लिखो तो बेटर है, मास ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के मास और इसके मास को जब हम रेशियो निकालें तो वो कहलाएगा कंसंट्रेशन, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन। हम लोग 100 से निकालते हैं मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, इसको कहते हैं क्या? परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। ये कहलाएगा हमारा मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। और ये कितना है, और ज्यादा हम नहीं उसमें डाल सकते। वॉल्यूम यही होगा, सोल्यूट का वॉल्यूम अपॉन में सॉल्यूशन का वॉल्यूम। सपोज की करो कि आपके पास 1000 ग्राम वाटर था और इसमें आपने 200 ग्राम शुगर मिला दिया। तो अब ये शुगर का परसेंटेज निकालना होगा, तो ये टोटल हमारे पास क्या हो गया? 1200 ग्राम सॉल्यूशन। अब अगर शुगर का मास परसेंट निकालना है, मास परसेंट ऑफ शुगर इज इक्वल टू 200 अपॉन, यहां पर 1200 लगेगा इंटू 100। ये कई बार बच्चे क्या करते कि 100 ग्राम था, 100 ये 1000 था, यहां 1000 लगा देते, वो ध्यान रखना है, वो नहीं लगेगा। ये कैंसिल हो गया, 12 से ये 6 बना, ये 100, फिर ये 3, ये 50, यानी 50 अपॉन 3% बना। ये इस तरीके से कैलकुलेट होगा, और आपके पेपर में कैलकुलेशन के लिए भी हो सकता है। यानी ये हमारा चैप्टर खत्म। हमने केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ा था। केमिकल चेंज जिसमें नया सब्सटेंस बने नए प्रॉपर्टी के साथ, फिजिकल चेंज वही सब्सटेंस रहे, प्रॉपर्टी वही रहे, केवल फिजिकली वो चेंज हो जाए। आइस से पानी का होना, पानी से आइस का होना, फिर पानी से भाप का होना, ये हमारा फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज बर्निंग ऑफ पेपर, केमिकल चेंज है। तो इस तरीके से जंग लगना केमिकल चेंज है। जिस लोहे में जंग लग गया उसको फिर से लोहा तो नहीं बना सकते, वो केमिकल चेंज है।
अगर हम बर्निंग ऑफ कैंडल की बात करें तो यहां फिजिकल और केमिकल दोनों चेंज हो रहा है। जो केमिकल बर्न हो रहा है कैंडल में, तो कैंडल पिघल के जो पानी जैसा लिक्विड जैसा बना वो फिजिकल चेंज है। लेकिन वही लिक्विड वाला जो बर्न हो गया बाती में जाने के बाद, जिससे फ्लेम बना, हीट एनर्जी निकला, लाइट एनर्जी निकला, वो केमिकल चेंज है। तो इसलिए फिजिकल और केमिकल आपके पेपर में जरूर आएगा। कुछ फिजिकल चेंज ऐसा होता जो रिवर्सेबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, चावल अगर बॉयल करते हो तो वो फिजिकल है लेकिन रिवर्सेबल नहीं है। लेकिन दूध से दही बना दिया तो वो केमिकल है, प्रॉपर्टी भी दोनों का चेंज हो गया। सीधी सी बात, केमिकल में प्रॉपर्टी का चेंज होना जरूरी, फिजिकल में प्रॉपर्टी जरूरी नहीं, वो नहीं हो सकता। इसलिए अब हम लोग थर्ड चैप्टर में बात करेंगे, रिकैप। तब तक लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।